5 मई वाले दिन आप लोगों का नीट एग्जाम है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि भाई साहब नीट को क्लियर करने के लिए कम से कम 80 से लेकर 85% से भी ज्यादा स्कोर नीट के लिए एनसीईआरटी ही दिला देती है। और आप लोगों को बता दें, एनसीईआरटी बहुत सारे पढ़ते तो हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि नीट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उससे कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, इसका कंक्लूजन कैसे निकालना होता है। मतलब आपको सही तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं आता, तो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि एक्चुअल में एनसीईआरटी को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और लास्ट तक वीडियो देखना, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो आप लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंच सके। यहां दे रखा है, एनसीईआरटी की किताबें सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उन पर टिप्पणी करें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ पढ़ लेते हैं। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, सिर्फ पढ़ लोगे तो आप लोग नीट एग्जाम के लिए नहीं कर सकते। पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, उसमें भी क्या करना है, टिप्पणी करना है, प्रश्न लिखना है कि या मतलब इस वाली लाइन से किस तरीके का क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी पहले, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। डायग्राम तथा माइंड मैप के साथ कॉन्सेप्ट के बीच कनेक्शन बनाएं। भैया माइंड मैप बनाना सीख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना सीख लो, क्योंकि जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने अच्छे तरीके से आप लोगों का स्कोर अच्छा आएगा और क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, उसका जवाब भी अच्छे तरीके से आप लोगों को दे पाओगे। मेन पॉइंट को अपने शब्दों में समराइज करें, और जो मेन पॉइंट हो ना तो मेन पॉइंट को हाईलाइट जरूर कर लें, क्योंकि आपको बता दें हाईलाइट होना बहुत जरूरी है मेन बातों को। यह प्रक्रिया से कॉन्सेप्ट को याद रखने और समझने में आसानी मिलेगी, मतलब मदद मिलेगी। तो जो आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें मेन पॉइंट को अंडरलाइन करके बैठो। माइंड मैप बन पा रहा है तो माइंड मैप बना लो, उस टॉपिक से, उस सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस बन पा रहा है तो साइड में उसका क्वेश्चंस जरूर लिख दो, जिससे कि लास्ट समय में रिवीजन करने में भी आप लोगों की काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो पहला पॉइंट आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो, सेकंड नंबर पर है, एक बार जब आप एनसीईआरटी किताबों से एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो इसे पिछले साल के नीट परीक्षा प्रश्नों पर लागू करके अपनी नॉलेज को मजबूत करें। समझ में आता आई नहीं आई कि जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हें देखो किस तरीके से क्वेश्चन आ चुके हैं, कहां से क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन बनाने की क्या लैंग्वेज रखी गई है, कैसे वो फंसा रहा है, क्या नेगेटिव टाइप का है, क्या कथन बनाया है, या कॉलम टाइप के दिए हैं, या स्टेटमेंट टाइप का दिया है, कैसा क्वेश्चन बनाया है, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। पिछले वर्ष के पेपर और मॉक टेस्ट देखें जो विशेष रूप से एनसीईआरटी कंटेंट पर फोकस्ड हो। मतलब क्वेश्चंस आप लोगों को वो लगाने हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी एग्जाम से संबंधित हो। तो आपको बता दें, मैं डेली 12th क्लास के वीडियो में डाल चुका हूं, जिसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों ही मैंने कराया है। वीडियो का लिंक मैं उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अपनी गलतियों का एनालिसिस करें और गहरी समझ के लिए किताब के उन सेक्शन को दोबारा दोहराएं। मतलब अगर आपने सेक्शन पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस देखा आपने और क्वेश्चंस लग गया तो अच्छी बात है। अगर बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चंस नहीं लग पाता, तो क्वेश्चंस नहीं लग पा रहा तो दोबारा आप लोगों को क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि आखिरकार ऐसी कौन सी इसमें गलती हो रही है हमसे जिसके कारण हम इस प्रश्न को नहीं कर पा रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट हमारा अभी नहीं बन पा रहा है, या ऐसा हो सकता है कि कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, तो उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए, उसका रिवाइज दोबारा कर लेना चाहिए। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे, डायग्राम को कम मत समझो। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम से नीट एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे सर्टोली सेल हो, या फिर मान लीजिए स्पर्म हो, या मान लीजिए वासेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी हो, या मान लीजिए ओव्यूल्स हो। मतलब कोई सा भी डायग्राम करना चाहिए, हर डायग्राम से एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस बनाते हैं, नीट वाले क्वेश्चंस बना लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की किताबें इंफॉर्मेटिव डायग्राम और फिगर से भरी गई हैं। उन डायग्राम पर पूरा ध्यान दें, उनके द्वारा दी गई जानकारी को समझें और अपनी समझ का परीक्षण करने के लिए उन्हें दोबारा बनाएं और टेस्ट करें। मतलब हर लाइन जो एनसीईआरटी की लिखी हुई है उस लाइन में बहुत खास बात है, लेकिन बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते। तुमको ऐसा लगता है कि बिल्कुल बोरिंग सा लगता है, बिल्कुल ये तो आएगा ही नहीं। जो आपको लगता है कि आएगा ही नहीं, एनटी वाले वहीं से क्वेश्चंस बनाते हैं। जो फॉर्मूले हैं, जो डायग्राम है, जो चार्ट है, वो सभी के सभी काम के हैं। तो किसी की भी चीज को आप हल्के में नहीं लेना। पेपर से पहले जब जाओ तो सारे के सारे जो डायग्राम है उन्हें देख कर जाना, उन्हें समझ कर जाना, और पता चल सके कि कहां से क्वेश्चंस बन रहा है, कैसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, एनसीईआरटी की पुस्तकों में अक्सर हल्की गई समस्या या अतिरिक्त नोट्स के साथ उदाहरण जैसे सेक्शन होते हैं जो जटिल विषयों के बारे में विस्तार से बताते हैं। इन सेक्शन को ना छोड़ें। मतलब हर एक एनसीईआरटी में हर एक चीज में कभी कभी वो बॉक्स बनाकर अलग से सेक्शन दे देता है, विशेष पॉइंट दे देता है। तो वो विशेष पॉइंट भी हमारे लिए काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं, काफी नॉलेजफुल होते हैं। वहां से नीट एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी उन पॉइंट्स पर, उन पॉइंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन्हें छोड़ देना चाहिए। उन पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको भी आप रिपीट करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को एनसीईआरटी को पढ़ना है। ये एनसीईआरटी को पढ़ने का बिल्कुल बेस्ट तरीका है जिससे आप नीट एग्जाम में आराम से, अगर बायोलॉजी वाला सेक्शन है तो मैं जानता हूँ 360 में से 300 तो आराम से ला सकते हो। और इस पैटर्न को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में दोहराते हो तो आराम से 650 प्लस नंबर आप ला सकते हो। और 650 पर आप लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आराम से मिल जाएगा। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको बता दें, ड्रेस कोड से रिलेटेड मेरी वीडियो यहां पर है, उसे आप जाकर देख लेना।